कैस्ट्रॉल के नतीजे आए थे और नतीजों पर हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कैस्ट्रॉल के एमडी संदीप सांगवान। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटीएन स्वदेश पर। आपसे सबसे पहले जरा मार्जिन की बात करेंगे, क्योंकि क्रूड पर हेविली डिपेंडेंट आपकी कंपनी है और हमने देखा है कि थोड़े से आपके गाइडेंस के ना लोअर एंड पर ही रहे हैं मार्जिन आपके 23 से 26% का जो आपने गाइडेंस दिया था। आप ये बताइए, क्योंकि हमने कच्चे तेल के भाव को $70 तक गिरते हुए देखा, उसके बाद हमने वहां से रिकवरी 20% से ज्यादा की, 85 के आसपास है। तो मार्जिन को लेकर अब यहां से क्या तस्वीर बन रही है और क्या आप अपने गाइडेंस को इसके चलते थोड़ा नीचे रिवाइज करेंगे? सबसे पहले तो मैं ऐसा कहूंगा कि जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, हमारी रेवेन्यू ग्रोथ 7% रही, पीबीटी ग्रोथ 9% रही सेकेंड क्वार्टर में, तो काफी संतुष्ट हैं हम उससे। जहां तक मार्जिन का सवाल है, हम मार्जिन अपने मेंटेन करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम ऑल्सो विश्वास रखते हैं कि कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को सही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जहां तक मार्जिन का सवाल है, हम अपने एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग फ्रेमवर्क पे काम करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को वैल्यू मिलती रहे, और जितना प्रीमियम एक हम ब्रांडेड प्लेयर हैं ताकि हम अपने मार्जिन भी मेंटेन कर सके। तो जैसा आपने कहा कि पिछले 6 महीने में क्रूड के दाम कम हुए हैं, थोड़ी इनपुट्स कॉस्ट कम हुई हैं, तो हमने से उसमें कुछ अपने कंज्यूमर्स को भी पास की है, कस्टमर्स को भी पास की है, ताकि उनको सही दाम पे प्रोडक्ट मिलते रहे। जहां तक फ्यूचर का सवाल है, हमने कहा है कि हम अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लास्ट ईयर भी हमने अपने मार्जिन प्रोटेक्ट किए जब इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट था, और जैसे जैसे अब डिमांड बढ़ रही है तो हमारा फोकस ये भी है कि टॉप लाइन भी ग्रो करें, तो टॉप लाइन और मार्जिन का बैलेंस चलता रहेगा, और जिस तरह से हमारे को इंटरवीन अगर करना पड़ा तो वो करते रहेंगे हम। बट बेसिक यही है कि कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को ठीक वैल्यू पे प्रोडक्ट मिलने चाहिए। ठीक है, आपने संदीप जी कस्टमर्स को ठीक वैल्यू पे प्रोडक्ट मिलने की बात कही, लेकिन क्या कीमतों में जो इजाफा रहा है, क्या उसका कुछ हिस्सा जो है वो कंपनी आगे अपने ऊपर लेने की योजना बना रही है? क्या उसे पास ऑन करने की कोशिश हो रही है? तो आई थिंक जहां तक मार्केट का सवाल है, हम वी कीप ट्रैकिंग द मूवमेंट्स इन द मार्केट, या जो कॉस्ट इनपुट्स हैं उनको भी ट्रैक करते रहते हैं। तो अगर पास करेंगे या नहीं करेंगे या मार्जिन में रखेंगे, वो तो समय ही बताएगा। आई थिंक वो कोई स्पेकुलेट करना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, बट आश्वासन यही है कि कैस्ट्रॉल के मार्जिन हमेशा ठीक रहे हैं, हम और हम उन मार्जिन को प्रोटेक्ट करने की पूरी इच्छा रखते हैं, और साथ में टॉप लाइन ग्रोथ भी लेना चाहते हैं। कि जैसा कि पिछले क्वार्टर में हमने कई नई प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए, मैग्नाटेक एसयूवी जो कार्स की सेगमेंट में, सीआरबी इसेंशियल कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट में, कैस्ट्रॉल ऑटो केयर लुब्रिकेंट्स से अलग एक कैटेगरी में हमने एंट्री की। तो ये सब इनिशिएटिव चलते रहेंगे, और इनकी वजह से बिजनेस फंडामेंटल्स हम अपने प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है संदीप जी, एक सवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ सेगमेंट है। आप ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को? क्या आपको थोड़ा सा खतरा नजर आता है या आप उसको मौके के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट कंपनी के पास तो ईवी वाला पोर्टफोलियो भी है। आप कब तक लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से आप पूरा जो सिनेरियो है ईवी को लेकर, उसको लेकर उत्साहित कितने हैं? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात तो इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक अच्छी चीज है, कि लो कार्बन सॉल्यूशंस जैसे आएंगे वो अपने प्लेनेट के लिए एक बेहतर चीज है, और हम पूरे कमिटेड हैं। और जहां तक ईवीज को देखना है, हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। तो हमारी पेरेंट कंपनी में सबसे पहले तो जैसे लास्ट ईयर एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था 50 मिलियन पाउंड्स का, जो कैस्ट्रॉल के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स यूके में, जो एक R&D फैसिलिटी थर्मल मैनेजमेंट ऑफ बैटरीज और ईवी चार्जिंग के एरिया में, पहली बात। दूसरा, हम कैस्ट्रॉल ऑन के नाम से एक ब्रांड ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं ग्लोबली और इंडिया में भी, जो कि ईवी व्हीकल्स के लिए ट्रांसमिशन फ्लूइड्स, ग्रीसेस, कूलेंट्स उस पोर्टफोलियो में हैं। और हम हिंदुस्तान में, इंडिया में ऑलमोस्ट जो 3 बड़े ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं कार्स के स्पेस में, उनको हम ये प्रोडक्ट सप्लाई भी करते हैं। तो ये ईवीज की जो पेनिट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और हम उसके लिए पूरे तैयार हैं। बट मैं अपने दर्शकों को ये आश्वासन भी देना चाहूंगा कि जो इंडिया में लो पेनिट्रेशन ऑफ कार्स है या लो पेनिट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, कि लुब्रिकेंट्स कैटेगरी भी
हमारे हिसाब से, हमारे प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2040 तक काफी रोबस्ट है, उसमें ग्रोथ मिलती रहेगी। तो कोर बिजनेस अच्छा है और हम धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं ईवी व्हीकल्स की ऑफरिंग्स के साथ। और जैसे कि मैंने कहा कि कैस्ट्रॉल ऑटो केयर हमने एक लॉन्च किया है जो लुब्रिकेंट से अलग एक कैटेगरी है। तो ये सब प्रयास जारी रहेंगे, पर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर में देखते हैं। संदीप जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए, और आगे की तस्वीर क्या होगी उसके बारे में भी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। विवेक, एक राय आपसे कैस्ट्रॉल के शेयर पर लेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी अच्छी है, मार्जिन की तस्वीर भी अच्छी है, लेकिन दिक्कत बस एक है कि ये क्रूड पर निर्भर है। अब क्रूड जिस तरह से हम देखने की एक अप साइकिल में है, कहने की $85 के आसपास के भाव हैं, और शायद अब इस बात की आसार ज़्यादा हैं कि ये भाव यहाँ से ज़्यादा नीचे ना आए, क्योंकि एक तो डिमांड वाला एंगल है, सप्लाई थोड़ी सी तंग है, चाइना की रिकवरी है। आप ये बताइए कि एक दायरे में ये शेयर रहता है कैस्ट्रॉल का, 100 से 150 के दायरे में हमने इस शेयर को चलते हुए देखा है, लेकिन डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है, 4-5% के आसपास की, वैल्यू के लिहाज से भी सस्ता है। तो आपका सेंस क्या कहता है विवेक कि जिसके पास है कैस्ट्रॉल, क्या इसमें ये निवेश वाला शेयर है या फिर सिक्लिकल ट्रेड वाला शेयर है ये? देखिए अभिषेक, ये सिक्लिकल ट्रेड वाला तो शेयर नहीं है, लेकिन हाँ आपने ये बात सही कही कि मतलब पिछले 10 साल से देख रहा हूँ ऑलमोस्ट कि ये नीचे की तरफ सो जाएगा और ऊपर की तरफ 135, 150 तो सिर्फ एक या दो बार उसने टच किया है इतने सालों में। तो 135 और 100 के बीच में ये रहता है। मार्केट में फियर ये था, एक तो देखिए एमएनसी कंपनी है, फंडामेंटल्स इसके बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, लेकिन मार्केट में ये फियर था कि जैसे जैसे ईवी आएगा, ये लुब्रिकेंट कंपनी है, ये आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी। काफी सेगमेंट्स में हमने इससे देखा है। लेकिन जैसे अभी ये मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, अब लोगों को ये नहीं मालूम है, मतलब इन्वेस्टर्स को ये नहीं मालूम है कि ये लोग कूलेंट्स ईवी रिलेटेड बिजनेस में स्लोली घुसेंगे और वहां से कंपनी आपको वापस ग्रोथ ही दिखाने वाली है। तो अब चक्कर ये है कि आप अगर लेते हो तो आपका व्यू रहना चाहिए करीबन 7-10 साल का यहाँ पे, बहुत अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म। क्यों? कंपनी फंडामेंटली अच्छी है आपने जैसे बोला, और डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ही बेहतरीन है। तो एक एफडी के मुकाबले आप अगर देखो तो ये स्टॉक किसी को भी लेना चाहिए। और जैसे जैसे ईवी प्ले और होगा, आई थिंक ये कंपनी बेनिफिट वहां से करेगी। और एक और चीज है कि क्रूड, मुझे नहीं लगता है कि लॉन्गर टर्म में यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जितना ईवी का पेनिट्रेशन होगा, क्रूड पे दबाव बना रहेगा। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, चाहे ओपेक कंट्रीज कितना भी प्रोडक्शन कट कर ले, $1-2-4 क्रूड बढ़ता है और उसके बाद में वापस करेक्शन आ जाता है, क्योंकि फंडामेंटली सबको मालूम है कि क्रूड की डिमांड स्लो एंड स्टडीली कम ही हो रही है, बढ़ने वाली नहीं है दुनिया में।